प्रीत संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे अभ्यर्थियों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और कामना है कि आप सभी सफल हों। चलिए, आज जैसा कि आपको पता है कि हम लोग संस्कृत सेकंड भाषा के रूप में जो 30 नंबर से बनते हैं, वहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर डेली उपस्थित होती हूँ। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज एक दो प्रश्न आपका संधि का, क्योंकि इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट दिया था उसमें संधि के प्रश्न थे। और प्रश्न देखने का मतलब ये है कि आप जाने कि प्रश्न का स्वरूप क्या रहता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं। बाकी अगर आप कहिए कि यही प्रश्न आ जाएगा पेपर में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ आप पहले ही समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न बदलेंगे, जो मैं दे रही हूँ वही हूबहू नहीं आ जाएगा, उसका स्वरूप वैसा होगा। जैसे यहाँ पे गुण संधि का हमने कोई उदाहरण दिया है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ गुण संधि, वहाँ कोई और संधि या गुण संधि भी पूछेगा तो कोई और उदाहरण दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न का स्वरूप है, पूछने का तरीका है, वो इसी टाइप से रहेगा, बाकी प्रश्न बदले हुए रहेंगे। दूसरी चीज़ ये भी था कि जैसे आप लोग देखा होगा कि जो आपका लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो अथवा संस्कृत हो, इन तीनों में आपका 15 से 16 नंबर जो है गद्यांश पद्यांश से होते हैं। 15-16 की आप मान के चलिए 18-19 भी हो जाता है, गद्यांश पद्यांश से प्रश्न आते हैं। और जो व्याकरणात्मक प्रश्न आते हैं ना, वो भी इसी गद्यांश पद्यांश के रहते हैं। यानी कि कोई पैराग्राफ दे दिया उठा के गद्यांश, और उसमें से पूछ लिया कि इसमें कवि का भाव क्या है, और इस तरीके से दो चार प्रश्न पूछ लिए, जो उसी के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो व्याकरण के प्रश्न हैं, वो यदि आपको व्याकरण का ज्ञान रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो वैसे तो बहुत ईजी है कि आप बहुत व्याकरण के भी 5-6 नंबर के प्रश्न बनते हैं, तो आपको इतना टफ नहीं होगा। आप व्याकरण भी थोड़ा बहुत ध्यान दिए रहेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे। और एक बार हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आपको कहीं शॉर्ट नोट मिल जाए इसका संस्कृत का, तो आप जो है, जैसे वर्णमाला कितनी है, वर्ण कितने हैं, कि भेद इनके, उसके बाद संज्ञा, और उसके बाद फिर आप उच्चारण स्थान, उसके अलावा फिर संधि समास, ये सब जो मोटा मोटा जो आपका हाई स्कूल इंटर लेवल का है, ये आप पूरा एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लीजिए। ऐसे में क्या होता है कि आपको ऑप्शन लगाने में, अगर आप गेस लगा कर भी ऑप्शन टिक करोगे तो वहाँ आपका सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। जब आप किसी चीज़ को टच ही नहीं करे रहोगे तो वहाँ आप सीधे आँख मूंद मूंद के तुक्का लगाओगे। और ऑप्शन 4 हैं, आयोग इसीलिए ऑप्शन 4 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप गलत ज़्यादा ऑप्शन है, सही एक ही है, तो आपका सही होने का चांस आपको 0.1% रहेगा, ये मान के चलिए। अगर आप सिलेबस को टच किए हैं तो आपका ये जो सही होने का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, यानी 50% ये रहेगा कि आप जो टिक लगा रहे हो वो सही होगा। तो आपको ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप एक बार उसको पढ़ लीजिए सर की नज़र से। बाकी गद्यांश पद्यांश तो उसमें से जो प्रश्न आते हैं वो तो आप कर ही ले जाओगे। बाकी हिंदी जो है, और यहीं से आपका जो स्कोर है वो गेन करेगा। जैसे आपका हिंदी है 30 नंबर की, तो हिंदी में अगर आप 27-28 नंबर ले गए, और उसके बाद संस्कृत में भी ले गए, सीडीपी में भी, ये तीनों सब्जेक्ट स्कोर है, यहाँ से आप खींच पाओगे नंबर। और बाकी जो आपका सोशल स्टडीज़ है, उसका एरिया इतना ज़्यादा है कि आप कितना भी पढ़े रहोगे, आपको 5 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कठिन लग ही जाएंगे, हर हाल में लग जाएंगे। और आपने थोड़ा बहुत तैयारी की है तब तो आप मान के चलिए आधे पर है। तो इसलिए आप इन तीनों चीज़ों का प्रैक्टिस अवश्य लगाइए, और तीनों को बहुत अच्छे से फोकस करिए कि इन तीनों में 90 नंबर का, ये तीनों है 30-30 करके, तो 90 में हमको 88 नंबर, 85 से कम तो लाना ही नहीं है। बाकी जो आपका बच रहा है, पर्यावरण हुआ अगर फर्स्ट पेपर को लिया जाए, और सेकंड पेपर को लिया जाए तो आपका सोशल स्टडीज़ हुआ, तो इसमें जो है आप 10-15 नंबर बहुत आराम से निकाल ले जाएंगे। अब इस 85 है, अब 5 नंबर 15 नंबर उधर आपको मिल गया, तो 90 हो गया, 100 नंबर हो गया। और जनरल के लिए कितना पासिंग मार्क रखा गया सीटेट में? 90 नंबर। तो आप अगर इस रणनीति से अगर पढ़ेंगे तो अभी भी देखिए 10-12 दिन का समय है, आप प्रैक्टिस से जोड़ के लगाइए। और जो मैराथन वगैरह अच्छे अच्छे कोचिंग, जो प्रतिष्ठित संस्थान है, वहाँ जो मैराथन इत्यादि दिए जा रहे हैं, उसको भी आपको सॉल्व करते चलिए। और यहीं से आपको समझ लीजिए कि 90 नंबर तो कहीं गया ही नहीं, क्योंकि सीटेट बहुत ईजी है यूपी टेट की अपेक्षा। यूपी टेट तो थोड़ा टफ कहेंगे, हम भी मानते हैं, लेकिन सीटेट में कुछ नहीं, आप बैक पेपर लगा रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो आपने सिलेबस को टच भी नहीं किया तो भी आप 90 नंबर तो घसीट ले जाएंगे हर हाल में। क्योंकि यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या हो जाता है ना, जो आपका लैंग्वेज में गद्यांश पद्यांश दिया रहता है, वहाँ तो आपको सब हलवा रहता है, सिर्फ व्याकरण के प्रश्नों को छोड़ करके।
चलिए, बहुत देर इस टॉपिक पे वार्ता हो गई, हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं। तो आज जो प्रश्न लिया गया है वो 1-2 प्रश्न संधि से हैं और बाकी आपके कारक से हैं। तो संधि जो है वो आपने मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं संधियों के: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग संधि होती है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, और स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि। ये मोटा मोटा आप सभी जानते होंगे यदि आप जो है सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा आपका जैसे समास है 6 माना गया है, ठीक है। समास के भी प्रश्न करा दिए गए हैं। उपसर्ग प्रत्यय के भी हमने बताया था 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में, उससे भी संबंधित प्रश्नों को दे दिया गया है। इसके अलावा फिर आपका क्या है, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कारक। तो देखिए, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा और हिंदी सभी अभ्यर्थी पढ़े होंगे क्योंकि हिंदी 12th तक अनिवार्य होती है। तो आपको ज़रूर पता होगा कि जो कारक होते हैं वो हिंदी में 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल ऐसा नहीं है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। वहाँ पे जो संबंध कारक और संबोधन है इनको कारक नहीं गिना गया है। और ये बहुत ज़्यादा क्यों नहीं गिना गया है ये मत जानिए, डिजिटल लेवल का बात है। और फिर बाकी 6 कारक हैं और उन 6 कारकों से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। और हाँ, ये भी नोट कर लीजिए कि जो ये कारक है ना, ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएंगे। जैसे रेखांकित पद में हमने देखिए कुछ वाक्य दे दिए गए हैं, तो ऐसे ही ऊपर जो आपका गद्यांश या पद्यांश दिया रहेगा उसमें जो आया रहेगा शब्द, जो कारक युक्त शब्द होगा या समास युक्त शब्द होगा या संधि युक्त शब्द होगा, उसको उठा करके दे देंगे कि यहाँ उपर्युक्त में जो ये शब्द आया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इस टाइप से प्रश्न देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या। और अगर मैं कमिटमेंट तो नहीं दूंगी, लेकिन अगर मेरे पास टाइम रहा तो एक मैराथन क्लास मैं ज़रूर दूंगी, और जिसमें मैं बैक ईयर का एक पेपर और कुछ अपने से नए नए प्रश्न बना करके, पेपर पर आधारित प्रश्न बना करके रखूँगी। शायद 1 या 1.5 घंटे में समाप्त करने का प्रयास रहेगा। और आपका एग्ज़ाम देने से पहले यानी 21 से पहले ऐसा मैं जो है करने के लिए सोच रही हूँ। बाकी देखिए कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 178। प्रश्न संख्या 178 कह रहा है कि शास्त्र पारंगतता या इसका संधि विच्छेद क्या होगा। शास्त्र पारंगतता, पारंगता, अच्छा, पारंगता जो है इसका संधि विच्छेद कार्य क्या होगा। पारंगधनगता, पारंगधनगता अथवा चौथा ऑप्शन है आपका, 1 मिनट, चौथा दिख ही नहीं रहा, पारधन आगता। शास्त्र पारंगता, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जो पारंगता है इसका विच्छेद क्या होगा। पारंगधनगता, पारधन आगता। बताइए, ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया प्रश्न। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। प्रश्न संख्या 178। प्रश्न संख्या 178 कह रहा है कि शास्त्र पारंगता, तो यहाँ पर जो पारंगता शब्द आया है उसका विच्छेद करेंगे तो क्या रूप प्रदान होगा। तो यहाँ पर देखिए, परम धनगता, परम को प्राप्त कर लिया, किसी चीज़ को ना चरम, जैसे चरम सीमा को प्राप्त, परम गता यानी परम, उसकी जो शास्त्र है उसकी परम को प्राप्त कर लिया है। उस शास्त्र में जो मतलब परम मतलब जो सबसे ऊंची श्रेणी है उसको उसने प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, परम गता। और संधि में हमने ये कहा था कि सबसे पहले तो आप संधि जानते हैं नहीं जानते कौन सी संधि, कुछ नहीं, पहले आप देखिए दोनों तरफ के शब्द सार्थक होने चाहिए, दोनों तरफ के शब्द सार्थक होने चाहिए। क्योंकि देखिए संधि से विच्छेद जब आप करोगे तो वो आसान होता, लेकिन संधि कार्य जब करोगे तो वहाँ पे आपको संधि कार्य से जब आप विच्छेद कार्य करोगे तो वहाँ कठिनाई होगी। जब भी विच्छेद करिए तो देखिए दोनों सार्थक शब्द हैं, दोनों तरफ के जिसमें सार्थक शब्द हैं उस पर टिक लगाने का प्रयास करिए। जब आपको नहीं पता है कि इसका विच्छेद क्या होगा तब, यदि पता है तो बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रिक बता रहे हैं कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक एकदम, तब की बात है। चलिए, प्रश्न संख्या 169 देखते हैं। प्रश्न संख्या 169 कह रहा है कि सह बालका सद्गुणोपेता अस्ति। यहाँ पर सद्गुणोपेता रेखांकित है और इसका विच्छेद कार्य क्या होगा। सद्गुणोपेता, तो देखिए ओ आया है, ओ कहाँ पर आता है, बीच में ओ आए
कहाँ पर आता है? गुण संधि में हमने कहा था ना, गुण संधि में ओ आए, अर का उच्चारण आए बीच में, या अल जैसा कुछ उच्चारित हो तो वहाँ पर आपकी गुण संधि होती है। ये तो एक ट्रिक है, लेकिन अगर पहचानने की, लेकिन नियम से अगर चलें तो कहते हैं कि जब हस्व आया दीर्घ आ के बाद ई उ रील री आए तो आधन ई बराबर ए, आधन उ बराबर ओ, आधन री बराबर अल, आधन री बराबर अर हो जाता है। तो यहाँ पर सदगुण, इसका विच्छेद करिए, देखिए सदगुण और उपेता, उ को ओ होता है ना, तो उ देखिए किस में है? उ इसमें है, इसमें तो ओ आया तो ये पहले ही कट गया। ठीक है, उपेता यहाँ भी है, उपेता यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर सद्गुणों उपेता दे गया है, तो सद्गुणों पहले ही वो कर दिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और यदि पूछा जाए कि सद्गुणों उपेता में कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। गुण संधि का सूत्र है आद गुणा, गुण संधि का सूत्र है आद गुणा। आद मतलब जब हस्व आया दीर्घा, और गुणा मतलब आने पर ई उ रील री वर्ण आने पर उसका गुण हो जाता है, गुण वर्ण आदेशित हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 169 पर देखते हैं। सह बाल का 69 देख ले। 180 देखते हैं। लोके चक्षुर्दानम दुष्कर्मेव अस्ति, लोके चक्षुर्दानम दुष्कर्म एव अस्ति। संसार में चक्षुदान देना दुष्कर्म मतलब बहुत कठिन कार्य है, यानी कि जो अपना नेत्रदान होता है ये कठिन कार्य है, लोग कम करते हैं नेत्रदान, तो इसीलिए कहा कि दुष्कर्म एव अस्ति मतलब दुष्कर है, कठिन है। तो यहाँ पर चक्षुर्दानम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? चक्षुर्धन दानम, चक्षुधन दानम, चक्षुर्धन दानम, चक्षुधन रदानम। तो देखिए दानम होता है, रदानम नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला जो वर्ड है वो गलत लग रहा है। चक्षुर्दा आनम, चक्षुर्दा नहीं चक्षु होता है, ये वाला देखिए शब्द गलत है, तो यहीं से ये काट दीजिए। अब चक्षुदानम अथवा चक्षुर्दानम, यही प्रश्न अगर इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर टीजीटी लेवल पर होता है तो ये विवादित प्रश्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि चक्षुर भी होता है और चक्षु भी होता है। चक्षु जो विसर्ग है, विसर्ग को रा हो जाता है, शा होता है, और सा से फिर रा हो जाता है, ऋतु संधि होती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन रखना ही, लेकिन चूंकि ये सीटेट लेवल का है तो यहाँ डायरेक्ट विसर्ग को रा हुआ है, ऋतु संधि हुई है, तो यहाँ चक्षु धन दानम ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर कहीं आपको रा दिखाई दे ऊपर ऐसे तो वहाँ पर रुत्व संधि होती है और उससे पहले ठीक विसर्ग लगेगा। देखिए चक्षु है तो यहाँ ठीक इससे पहले विसर्ग लग जाएगा, रा के स्थान पर विसर्ग लग जाएगा, और दानम आप सीधे लिख दीजिए उसके आगे वाला शब्द। तो चक्षुर्दानम ये रुत्व संधि का, विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 181। प्रश्न संख्या 181 कह रहा है कि सकलम ब्रह्मांडम व्याकुलम संजाता, सकल ब्रह्मांड व्याकुल हो गया है, व्याकुलता को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है? संजातम। तो संजातम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम धन जातम, सम धन जातम, सं धन आतम, सज धन आतम, सजा धन आतम। देखिए संजातम है तो यहाँ सजा यहीं से, आतम नहीं होता है, जातम होता है। यहाँ पर जातम है तो सही धन जातम होगा, तो इसको आधा हो गया नहीं, संधिकार में कहीं इसको आधा करता ही नहीं। व्यंजन का मतलब व्यंजन संधि विसर्ग लगा है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा, सम धन जातम होगा। और इस संधि में क्या होता है कि जो दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण होता है ना, उसी का आखिरी अक्षर इसको आदेशित हो जाता है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण को। तो देखिए यहाँ पर चाचा जाजा आया है ना, तो यहाँ पर जो है चाचा जाझा, और अंतिम इसका क्या है? पांचवा अक्षर आदेशित होगा, तो चा वर्ग का चाचा जाझा इया, तो यहाँ पर संजातम, संजातम हो गया है, माँ की जगह पर इया हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 182, और यहाँ से आपका शुरू होता है कारक। कर्मणा यमभिप्रैति सह कहा, क्या वह संप्रदान होता है, अपादान होता है, करण होता है या अधिकरण होता है? तो कर्मणा यम अभिप्रैति यानी कर्म के द्वारा यम अभिप्रैति, जिसे प्रसन्न किया जाता है, वह संप्रदान होता है। कौन सा कारक होता है? जिसको किसी दान की क्रिया में दूसरे को जब आपकी दान की क्रिया से कोई प्रसन्न हो तो वहाँ पर जो है संप्रदान कारक होता है। जैसे विप्राय गाम ददाती,
किसी ब्राह्मण को गाय दान में देना तो ब्राह्मण प्रसन्न होगा, वहाँ संप्रदान होगी। लेकिन यहीं एक उदाहरण अगर दे दिया जाए कि वह धोबी को पैसे देता है, धोबी कपड़ा लाया है, वो धोबी को उसके पैसे देता है, तो धोबी क्यों प्रसन्न होगा? क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा मिल रहा है, तो वो प्रसन्न नहीं होगा। तो यहाँ पे संप्रदान नहीं होगी, यहाँ पे कर्म कर्ता ने कर्म कारक होगा आपको, क्योंकि धोबी को पैसा दे रहा और धोबी को उससे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही, इसलिए क्योंकि वो अपनी मेहनत कर ले रहा। लेकिन जब दान की क्रिया के द्वारा कोई अगला दूसरा वह प्रसन्न हो तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और कर्मणा यमा विप्रति सा क्या होता है? संप्रदानम। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 183। प्रश्न संख्या 183, संप्रदानी का विभक्ति। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति हो? तो पहले आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है, चौथे नंबर पर संप्रदान आता है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर यहीं इसी की जगह पूछ ले चतुर्थी विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 83 इसी की जगह पूछ ले कि अपदाने का विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति। ठीक है, इसी तरीके से कुछ भी प्रश्न बन सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 184 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 184 कह रहा है रुच्यर्थे का विभक्ति। रुच्यर्थे का विभक्ति, रुचि वाले अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? जब जैसे मह्यम पुष्पम बहुरोचते, मह्यम पुष्पम बहुरोचते, मुझे फूल बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्या यही कह रहा है यहाँ पे कि जो रुचि अर्थ दे, जिसमें मतलब चाह हो, ऐसे अर्थ वाले शब्दों में, ऐसे अर्थ वाले वाक्यों में कौन सी विभक्ति होती है? क्या द्वितीया होती है, क्या तृतीया होती है, क्या चतुर्थी होती है, अथवा आपका ऑप्शन नंबर सी है पंचमी होती है। द्वितीयार्थक अर्थों में, जैसे आप हिंदी भी समझते चलिए कि जैसे मोहन को लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, तो लड्डू में उसकी रुचि है, तो ये रुच्यार्थक हुआ। जिसमें किसी इंसान की रुचि है, रुच्यार्थक हुआ। तो जिसको अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी लगेगी। जैसे मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे में चतुर्थी लगेगी, तो अहम माम मया मह्यम, चतुर्थी विभक्ति में मह्यम होगा। तो मह्यम मोदकम बहुरोचते, मुझे लड्डू बहुत अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है पहली चीज़, उसमें चतुर्थी लगती है। और रुच्यार्थक शब्दों में आपकी चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 185, क्रुद्ध क्रुद्ध दुह असूया, क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया नार्था नाम यम प्रतिकोपा इत्येन सूत्रम कस्या विभक्ते प्रयोगा भवति। क्रुद्ध मतलब क्रोध करना, द्रुह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूया अर्थानाम, इस तरीके के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? यम प्रतिकोपा, और जिसके प्रति हम कोप करते हैं उसी पे लगती है, तो कौन सी विभक्ति लगती है? जिस पे हम क्रोध कर रहे हैं उसमें वो विभक्ति लगेगी, जिससे हम ईर्ष्या करें उसमें, जिससे हम असूया कर रहे हैं उसमें लगेगी। तो कौन सी विभक्ति लगती है आपकी? पंचमी। कौन सी विभक्ति लगती है आपकी? पंचमी विभक्ति लगती है। क्रुद्ध दुह चतुर्थी विभक्ति लिख, क्रुद्ध दुह ईर्ष्या असूया यम प्रतिकोपा सा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है उसमें। चतुर्थी जैसे सा विप्राय क्रुध्यति, वह विप्र पर क्रोध करता है ना, तो विप्राय में चतुर्थी लगी हुई है क्योंकि विप्र पर क्रोध किया गया है। अब फिर अगला है प्रश्न संख्या 86, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच अनेन चा विभक्ति, अनेन का विभक्ति। नमः के अर्थ में, स्वस्ति के अर्थ में, स्वाहा के, स्वधा के, अलम के, वसट के योग में कौन सी विभक्ति युक्त होती है? तो आपकी इसमें भी चतुर्थिया विभक्ति यूज होती है। जैसे नमः संस्कृताय हम आपको रोज बोलते हैं, तो जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। तो संस्कृताय में चतुर्थी लगी है, क्यों? क्योंकि जो है संस्कृत को नमस्कार कर रहे हैं, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिस चीज़ को हम लोग नमस्कार करेंगे, जिस चीज़ का स्वस्ति करेंगे, स्वाहा होगा, स्वधा होगा, अलम होगा, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 87, ध्रुम अपाय ध्रुम अपाय क्या होता है? संप्रदानम होता है, अपादानम अधिकरणम अधिकरण। अपाय मतलब अलग होना। ध्रुवम अपाय, ध्रुव जो स्थिर चल और अचल चीज है, उससे ध्रुवम जो है उससे अलग होने का अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है?
तो वहाँ पर आप सबको पता है अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति लगती है, तो ध्रुवम पाए अपादानम, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 188, परितः इत्यस्य योगे का विभक्ति। परिता के योग में क्या विभक्ति होती है? अभिता परिता समया निकषाहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया विभक्ति लगती है। अभिता परिता समया निकषाहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। द्वितीय विभक्ति परिता हो, जैसे विद्यालयम परिता वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, चारों ओर वृक्ष हैं। अभिता तो मतलब दोनों ओर, परिता समया कोई चीज़ निकट हो, समीप हो, तो उन सब के अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न संख्या 189। प्रश्न संख्या 189 कह रहा है कि हीने इति सूत्रेण का विभक्ति। हीन सूत्र में कौन सी विभक्ति लगती है? हीने इति सूत्रे का विभक्ति, तो यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। हीन के अर्थ में भी आपकी द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता परिता समया निकषा हीन, और उसके बाद कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 190। प्रश्न संख्या 190 कह रहा है साधकतम किम भवति। साधकतम, साधकतम क्या होता है? साधकतम कर्णम होता है। साधकतम क्या होता है? कर्णम होता है। जैसे जो साधक होता है उसमें कर्ण कारक लगता है, जहाँ हस्तेन लिखती, वहाँ हाथ के द्वारा लिखता है, से लिखता है। और से दो जगह होता है, एक पंचमी में होता है, एक तृतीया में होता है। कर्तने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण यहाँ पर जब किसी के द्वारा किसी से कोई कार्य होता है तो वहाँ पर के द्वारा होता है, तो वहाँ पर कर्ण कारक होता है। साधकतम कर्णम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 191 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 191 कह रहा है कि कर्तिकरणयोः कः विभक्ति। प्रश्न के 191 कह रहा है कि कर्तिकरणयोः का विभक्ति। कर्तक कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पर आप कर्तिकरणयोः तृतीया होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 192, अपवर्गीय का विभक्ति। अपवर्ग में फल में कौन सी विभक्ति होती है? फल में अपवर्गीय यानी फल की प्राप्ति में कौन सी विभक्ति होती है? जैसे सह पंचवर्षम अधीता, वह 5 वर्ष से अध्ययन कर रहा है। और एक होता है कि वो अध्ययन कर रहा है, एक होता है अध्ययन कर चुका होता है, यानी उसमें पारंगत हो गया होता है। अपवर्ग मतलब फल की जब प्राप्ति हो जाती है, तो फल की प्राप्ति में आपका जो विभक्ति लगती है वो तृतीय विभक्ति लगती है। कौन सी विभक्ति? अपवर्ग मतलब फल होता है, तृतीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 193 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है जटाभिताप्सः इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रम किम। यहाँ पर जटाभिताप्सा, जटाभि जो शब्द है इसमें जो है तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और किस सूत्र से लगी हुई है? तो यहाँ पर आपने देखा होगा एक सूत्र है इत्थम भूतलम लक्षणम, यानी किसी के लक्षण से, किसी के देखने पर उसके कुछ ऐसे लक्षण जाहिर हो तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति लगती है। और यहाँ पर जटाभि, जटाओं से वो लग रहा है कि तपस्वी है, तो इसलिए जिस चिन्ह से उसका स्वरूप इंगित हो तो उसी चिन्ह में उसको तृतीय विभक्ति लगती है। तो यहाँ क्योंकि जटाओं से तपस्वी लग रहा है, तो इसलिए जटाभि में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, और सूत्र आपका है इत्थम भूत लक्षणे। चलिए प्रश्न संख्या 194। प्रश्न संख्या 194 कह रहा है कि अनभिहिते इति सूत्रेण कस्य विभक्ति विधानम भवति। अनभिहिते इति सूत्रेण, इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? इस सूत्र से किस विभक्ति का विधान होता है? तो आपने देखा होगा कि द्वितीय विभक्ति अनभिहिते से विधान होता है, द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। चलिए प्रश्न संख्या 195 और आज का आखिरी प्रश्न है। अकथितम च अन्या संबद्धम अस्ति। अकथितम च अनया संबद्ध अस्ति। जो अकथित हैं उनका संबंध किनसे है? जो अकथित कहे गए 16 धातुएं अकथित हैं। अगर पूछ दिया जाए अकथित कितनी है, तो 16 धातुएं, दो याचे पचे जी मध्यम उस, इस तरीके से 16 धातुएं हैं जो अकथित हैं, तो उनकी जो है द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए ये प्रश्न यहीं पर ख़त्म हुए।
और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, स्वस्थ रहते हुए खूब अच्छा सा खा पी रहे होंगे, अच्छी सी भरपूर नींद ले रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक अंतिम आयाम दे रहे होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमः संस्कृताय। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और एक चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 2-4-10 दिनों से जो मैं वीडियो डाल रही हूँ और जो आज ये जोश देख पा रहे हैं ना, ये आप लोगों के उत्साह की वजह से ही है कि मैं रात को टाइम में वीडियो शूट करती हूँ सुबह अपलोड करने के लिए। तो ये आप लोगों का, क्योंकि आज मैंने सुबह जब अपना वाईटी स्टूडियो खोला तो देखा कि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे पॉजिटिव। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली कि नहीं, मुझे और अच्छा कंटेंट देना चाहिए आप लोगों को और मैराथन क्लास भी देनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे तो मेरा भी अधिकार बनता है कि हम आप लोगों को ढेर सारा मैटर उपलब्ध कराएं ताकि आप सफल हो सकें, खास तौर पे संस्कृत लैंग्वेज में। बाकी सीडीपी इत्यादि का मैटर मेरे पास है, चूँकि वहाँ पर मेरे कमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ को टच नहीं करना चाहती हूँ। जहाँ मुझे डीप नॉलेज है मैं उसी को आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और आखिरी में फिर से वही कहना चाहूँगी कि फिर भरपूर कमेंट करिए, जो कुछ भी कमियां लग रही हैं उसको भी बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में संशोधन कर सकूं। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। और अभी मेरे वीडियो से मतलब इतना, मैं पहले शॉर्ट्स डालती थी उसमें इतने सब्सक्राइबर नहीं होते थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेरे इस लॉन्ग वीडियो पर, जो कि होता क्या है कि लॉन्ग वीडियो पर सब्सक्राइबर कम मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को मेरा दिया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा है और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, परोपकार का कार्य कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी संस्कृत के अभ्यर्थी हैं। परोपकार पुड़े आए, ये बात आप सभी के दिमाग में है, शायद यही एक रीज़न होगा। चलिए फिर से आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिए। नमः संस्कृताय, नमो नमः। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।